नमस्कार साथियों। उत्तराखंड में तो तमाम लोग हैं, जो सैलानी हैं, जो पर्यटक हैं, जो श्रद्धालु हैं, जो उत्तराखंड आना चाह रहे हैं, वो लगातार हमें कमेंट कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि क्या इस समय उत्तराखंड आना सेफ़ है, क्या उत्तराखंड में यात्रा करना आगामी जो चारधाम यात्रा है या फिर जो पीक सीज़न होता है पर्यटन का, क्योंकि पिछले साल मार्च से लॉकडाउन लग गया था जो 31 मई तक लगा था। उसके बाद धीरे धीरे 1 जून से जो लॉकडाउन है वो धीरे धीरे उसमें छूट दी जाती रही। तो पूरा जो चारधाम यात्रा थी या फिर जो पर्यटन सीजन था वो एक तरीके से कोलैप्स हो गया था, ख़त्म हो गया था। उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो उत्तराखंड में हर साल लगभग जो संख्या है श्रद्धालुओं की वो करोड़ों में होती है। 3-3.5 करोड़ के आसपास जो श्रद्धालु हैं वो आते हैं। 2020 में तो लॉकडाउन लग गया था, लेकिन 2019 के जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि चारधाम यात्रा में करीब 35 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु आए थे, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और हेमकुंड साहिब। इसके अलावा भी बहुत सारे श्रद्धालु हैं जो ऋषिकेश, हरिद्वार आते हैं या जो उत्तराखंड के और धार्मिक स्थल हैं वहाँ जाते हैं। दूसरे जो टूरिस्ट आते हैं वो पीक सीजन में, गर्मी जब पड़ती है मैदानी इलाकों में बहुत ज़्यादा, तो जो चक्रोता है, लैंसडाउन है, रानीखेत है, मसूरी है, नैनीताल है, भवाली है, जो तमाम हिल स्टेशन है, मुक्तेश्वर है, यहाँ पर आते हैं। तो स्थितियाँ क्या हैं इस बार और जो सरकार की गाइडलाइन है वो क्या है, क्योंकि सरकार की गाइडलाइन पहले तो 1 अप्रैल से लागू हुई कि 12 राज्यों में, देश के जो 12 राज्य हैं वहाँ से कोई भी पर्यटक अगर उत्तराखंड में आता है तो उसको कोरोना की जो जांच है वो रिपोर्ट साथ में लानी होगी। नेगेटिव रिपोर्ट देने पर ही उसको जो बॉर्डर हैं वहाँ से अंदर प्रवेश मिलेगा, यानी जो जिसकी रिपोर्ट RT-CPR जो टेस्ट है उसकी रिपोर्ट लानी ज़रूरी है। तो जो RT-CPR है वो 1 अप्रैल से लागू कर दिया गया है। जो 12 राज्य हैं वो हम बताते हैं। दिल्ली जो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड हैं इस समय की जो गाइडलाइन है, दिल्ली है, पंजाब है, हरियाणा है, यूपी है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, कर्नाटक, तमिलनाडु, ये 12 राज्य जो हैं। और जो छत्तीसगढ़, राजस्थान, तमिलनाडु, यूपी, पंजाब, ये जो 12 राज्य हैं, यहाँ से कोई भी पर्यटक अगर आते हैं तो कोविड रिपोर्ट नेगेटिव लानी ज़रूरी है। हालांकि सघन चेकिंग अभियान नहीं हो रहा है, लेकिन सरकार ने कहा है कि किसी भी बॉर्डर पर रैंडम चेकिंग की जा सकती है और वहाँ पर चेक किया जा सकता है कि किसके पास कोरोना रिपोर्ट है या नहीं है। क्योंकि अभी तक जो पूरी मशीनरी थी वो कुंभ मेले में लगी थी। कुंभ के लिए लगातार सरकार ने पहले ही SOP जारी कर दी थी, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो गाइडलाइन है भारत सरकार की, कि वहाँ पर कोरोना नेगेटिव लाना ही ज़रूरी है, उसके बाद ही आपको कुंभ में प्रवेश दिया जाएगा। तो मोटा मोटी मैं आपको पहले SOP समझा दूं कि क्या सरकार ने पहले 1 अप्रैल को गाइडलाइन जारी की थी और अब 2 दिन पहले सरकार ने कुछ और गाइडलाइन जारी कर दी हैं। क्या खुलेगा, क्या रहेगा। पूरे प्रदेश में रात के 10:30 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, यानी रात को पूरी तरीके से आवागमन बंद रहेगा, कर्फ्यू की स्थिति रहेगी। अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं, सार्वजनिक परिवहन है यानी रोडवेज की बसों में आ रहे हैं या रेलवे से आ रहे हैं, तो आप अगर हल्द्वानी उतरते हैं या देहरादून उतरते हैं तो उस कंडीशन में आपको जाने दिया जाएगा जो आपकी बुकिंग होगी, होटल होगी। और अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो रात में सफ़र ना करें, दिन में सफ़र शुरू करें और रात तक अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाएं। दूसरा, जो प्रदेश में सार्वजनिक जितने भी वाहन हैं, रोडवेज हैं, जो जीप हैं, जो तमाम जो पहाड़ों में चलते हैं, तो वहाँ पर 50% ऑक्यूपेंसी के साथ गाड़ियाँ चलानी है, यानी किराया में भी बढ़ोतरी होगी। तो अगर आप अपनी गाड़ी लेके नहीं आ रहे हैं, अगर आप मसूरी जाते हैं तो दिल्ली से देहरादून से फिर मसूरी अगर आप जाते हैं तो आपको किराया बढ़ा हुआ मिलेगा, जो कि पिछली बार भी जब 50% ऑक्यूपेंसी थी तो यही किया था। कई जगह जो गाड़ियां हैं पहाड़ों में, जो अधिकतर सर्विस चलती हैं वो गढ़वाल में GMO की सर्विस है, टिहरी गढ़वाल में TGMO की है और कुमाऊं में कुमाऊं मोटर्स ओनर्स यूनियन की है। उसके अलावा जो मैक्सी कैब है उनकी गाड़ियां हैं। तो ये हैं बार, स्विमिंग पूल और स्पा, ये दो चीज़ें हैं, ये बंद कर दिए गए हैं पूरी तरीके से। उसके अलावा जो रेस्टोरेंट हैं, जो सिनेमा हॉल है, बार हैं, इनमें 50% ऑक्यूपेंसी रहेगी, यानी एक समय में अगर रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं तो 50% ऑक्यूपेंसी रहेगी। इसी तरीके से जो कंटेनमेंट जोन है, जो माइक्रो कंटेनमेंट जोन है, वहाँ पर ये तमाम गतिविधियाँ पूर्णतः बंद रहेंगी। केवल जो आवश्यक वस्तुएं हैं जैसे किराना की दुकान है, सब्जियां हैं, दूध हैं, दवाइयां हैं, वही खुलेंगी, जो पहले जब पिछले साल की
लॉकडाउन की स्थिति वो थी। पिछले बार जब लॉकडाउन लगा था उसके बाद जब उत्तराखंड ने खोला था टूरिज़्म को, तो उसमें 7 दिन आपके जहाँ बुकिंग है वहाँ आपको अनिवार्य रुकना था, यानी होम स्टे में रुक रहे हैं, होटल में रुक रहे हैं, तो 7 दिन की थी। और उसके बाद आप वहाँ पे घूम सकते हैं बाहर 7 दिन के बाद, और कोरोना निगेटिव लानी रिपोर्ट भी ज़रूरी थी। लेकिन इस बार कोरोना रिपोर्ट लानी इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि एक तो सरकार की गाइडलाइन है, दूसरा आप अगर अनावश्यक जो चेकिंग है बॉर्डर पे उससे बचना चाह रहे हैं तो आप कोरोना निगेटिव रिपोर्ट ज़रूर साथ में लेकर आइएगा। और जो बात करें ये जो गाइडलाइन है ये मुख्यतः आप लोगों से संबंधित है, और भी कुछ इसमें गाइडलाइन है लेकिन वो स्कूलों को लेकर हैं और जो तमाम है। कुल मिला के अगर उत्तराखंड की बात कर लें तो स्थिति कुल मिला के इस समय आप आएँ या ना आएँ, इसको लेकर भी तमाम कमेंट मेरे पास आए थे कि हम उत्तराखंड में इस सीज़न में आएँ या ना आएँ। सबसे पहले जो वास्तविक स्थिति है उत्तराखंड की वो मैं आपको साझा कर देता हूँ। मसूरी, नैनीताल, रामनगर, चकराता, लैंसडाउन या जो अल्मोड़ा का जो टूरिस्ट प्लेस है, या फिर जो और भी इलाके हैं हिल स्टेशन जहाँ पर टूरिस्ट बहुत ज़्यादा संख्या में आते हैं, वहाँ पर 50 से 60% तक बुकिंग कैंसिल हो रही है। जो लगातार होटलों की बुकिंग थी मई से शुरू हो जाता है, 15 मार्च के आसपास जो पर्यटन सीजन है उत्तराखंड का वो शुरू हो जाता है, और मई से चारधाम यात्रा का सीज़न शुरू हो जाता है। तो जो ऑलमोस्ट नैनीताल में, रामगढ़ में, या फिर रामनगर में, या आपके जो मसूरी है या फिर चकराता है, ये जो हिल स्टेशन है यहाँ पर बुकिंग बहुत तेज़ी से गिर रही है। जो पर्यटक हैं वो आने से हिचकिचा रहे हैं उत्तराखंड में, क्योंकि जो कुंभ को लेकर नेगेटिव रिपोर्ट बिल्कुल कंपलसरी कर दी गई थी। 12 राज्यों से जहां पर कोरोना का कहर ज़्यादा है वहां कंपलसरी कर दी गई थी, और अब स्थिति ये है उत्तराखंड में कि यहां पर भी कोरोना के केसेस में बहुत तेज़ी से बढ़ोतरी हो रही है। परसों जो केस थे वो 3 दिन पहले 2000 थे, उसके बाद 2200 हुए हैं, और एक दिन पहले 2400 हो गए हैं। यानी हर दिन केसेस बढ़ रहे हैं। जो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड ज़िले हैं वो देहरादून है, हरिद्वार है, हरिद्वार में भी बहुत तेज़ी से मामले आ रहे हैं, और नैनीताल। 3 डिस्ट्रिक्ट पहले भी बहुत ज़्यादा इफेक्टेड रहे और अब भी हैं। हालांकि पहाड़ों में भी मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी पहाड़ों में फिर भी अभी स्थिति उतनी विस्फोटक नहीं है जितनी मैदानी इलाकों में है, यानी दिल्ली या फिर देहरादून या और राज्य हैं जहाँ पर छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है। आप आएँ या ना आएँ, इसको लेकर भी बहुत सारे कमेंट आए हैं इस समय। देखिए स्थिति ये है कि पहाड़ों में बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट फायर हुआ है मार्च के महीने में, और ये अप्रैल चल रहा है। पीछे की कोई भी पहाड़ी आपको साफ़ नहीं दिख रही होगी, क्योंकि धुंध इतनी है कि विजिबिलिटी जो है बहुत अच्छी नहीं रह गई है। और अभी अप्रैल का महीना है, और अभी इसके बाद मई का महीना और है। पूरे करीब 45 दिन से ज़्यादा का वक्त है जब फॉरेस्ट फायर 15 जून तक होता है, यानी लगभग आप मानिए कि 2 महीने का है। तो एक तो अगर आपको नेचुरल ब्यूटी देखनी है पहाड़ों में तो इस समय आपको निराशा होगी, इसलिए बिल्कुल भी मैं आपको सलाह दूंगा कि ना आएँ। अगर आप स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए आ रहे हैं, यानी आपको लगता है कि इस समय जाना ठीक रहेगा, जो कोरोना की स्थिति है बड़े शहरों में, दिल्ली है, हरियाणा है, वहाँ बहुत अच्छी नहीं है, तो आप कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट लेकर उत्तराखंड की हसीन वादियों में कुछ समय बिता सकते हैं। 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, जितना भी आपको सही लगेगा, क्योंकि ये स्थिति लगातार बढ़ती जा रही है कोरोना की, और बहुत ज़्यादा विस्फोटक स्थिति होती जा रही है पूरे भारत में ही। उत्तराखंड भी उससे अछूता नहीं है। अब बात आते हैं चारधाम यात्रा की। तो चारधाम यात्रा अगर आप आ रहे हैं तो अपनी गाड़ी अगर आपके पास है तो वो सबसे अच्छा है, क्योंकि सार्वजनिक जो परिवहन व्यवस्था है, जैसे उत्तराखंड की रोडवेज है, हिमाचल की है, आपकी यूपी की है, हरियाणा, दिल्ली, ये जो तमाम बसें हैं जो उत्तराखंड आती हैं, उनमें आप सफ़र करेंगे तो थोड़ा आपके लिए ये मुश्किलों भरा हो सकता है, जो बीमारी जिस तरीके से पैर पसारी है। लेकिन अगर आपके पास अपनी गाड़ी है और सीधे आप अपने गंतव्य से, यानी अपने घर से ठीक उस होटल में पहुंच रहे हैं जहां आपको जाना है, मसूरी या फिर नैनीताल या फिर धनौल्टी या फिर मुक्तेश्वर, कोशिश करिए कि उन हिल स्टेशनों का रुख करें आप जहां पर भीड़ भाड़ कम होती है, और कोशिश ये भी करें कि जो गांव के आसपास के होम स्टे हैं वहां आप रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा दिन रहें, करीब 15 दिन और करीब 20 दिन, तो काफ़ी अच्छा आपका स्वास्थ्य लाभ होगा। बारिश की संभावनाएं हैं, लगातार रोज़ चिटपुट कुछ न कुछ बारिश की बूंदें गिर रही हैं। कल भी थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हुई थी, आज भी बादलों में आसमान में बादल लगे हुए हैं। तो ये तो स्थिति थी कि क्या स्थिति वर्तमान में है उत्तराखंड में, पूरे प्रदेश में।
अब हम आपको बताते हैं कि उत्तराखंड पूरा जो प्रदेश है वो किस तरीके से जुड़ा हुआ है इस टूरिज्म इंडस्ट्री से। सारा का सारा जो कारोबार है, जो रेवेन्यू है, वो इस टूरिज्म इंडस्ट्री से ही निकल के सामने आता है। क्योंकि टूरिस्ट यहाँ आता है तो रेस्टोरेंट चलते हैं, आपके जो होटल हैं उनमें बुकिंग होती हैं, जो पेट्रोल पंप हैं उनसे पेट्रोल भरा जाता है, तो वो एक पूरा रेवेन्यू का मॉडल है। उसके बाद ख़रीदारी होती है। ये चारधाम यात्रा गढ़वाल में और कुमाऊं में जो हमारा नैनीताल है, अल्मोड़ा है, पिथौरागढ़ है, यहाँ पर ये पूरा सिस्टम, तो पूरा इसमें ये टूरिज्म से जुड़ा हुआ है। आप सोचिए कि उत्तराखंड की आबादी करीब करीब 1 करोड़ 35 लाख के आसपास है और टूरिज्म यहाँ पर 3 से 4 गुना आता है। 3 साढ़े 3 करोड़ 4 करोड़ यहाँ पर सैलानी हर साल लगभग आते हैं। दो पिछले साल को छोड़ दिया जाए, उससे पहले की अगर हम बात कर लें तो 3 गुना ज़्यादा यहाँ पर फ्लोटिंग जो लोग हैं, टूरिस्ट हैं, वो आते हैं। टूरिज्म बहुत तेज़ी से इफ़ेक्ट हुआ था, पिछले साल भी बहुत नुकसान हुआ था। बहुत ज़्यादा लोग बेरोज़गार हुए थे। होटल में काम करने वाले वेटर या फिर जो कुक थे या फिर जो और कर्मचारी थे होटलों में, वो बेरोज़गार हुए थे। कई लोगों की अपनी छोटी छोटी दुकानें थी तो कारोबार कुछ नहीं हुआ, उनको काफ़ी नुकसान हुआ था। अब 3.5 करोड़ अगर श्रद्धालु टूरिस्ट सैलानी उत्तराखंड में आ रहे हैं तो सोचिए कि कितना बड़ा रेवेन्यू पूरा जो टूरिज्म इंडस्ट्री है वो देती है। सरकार भी लगातार इसको आगे बढ़ाती रही है, लेकिन इस समय स्थितियाँ बिल्कुल उलट हैं। तो जो अभी की जानकारियां हैं, अगर आप आना चाह रहे हैं तो 3 चीज़ों का ध्यान रखें। कोशिश ये करें कि बड़े हिल स्टेशनों के आसपास जो होम स्टे हैं उनको चुनें। जैसे मुक्तेश्वर एक बहुत अच्छी जगह है आपके लिए। मसूरी से आगे अगर मसूरी चंबा जो पूरा रोड है वहाँ पर रिजॉर्ट हैं, होम स्टे हैं, तो वो आप चुन सकते हैं ताकि आप एकांत में रहें, ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना रहें और अपना जो स्टे है पहाड़ों में वो आप बिता सकें। उसी तरीके से हरसिल वैली बहुत अच्छी जगह है, मुनस्यारी एक अच्छी जगह है, अल्मोड़ा के आसपास बहुत सारे होम स्टे हैं, रिजॉर्ट हैं जहां आप अपना वक्त बिता सकते हैं। बुकिंग जिस तेज़ी से कैंसिल हुई है उत्तराखंड में, उससे एक निराशा का भाव जरूर जागा है। लेकिन चूंकि पैंडमिक है, बहुत बुरी स्थितियां हैं, बड़े महानगरों में लोग बाहर आने से कतरा रहे हैं और जब स्थितियां सामान्य होंगी तब तो आप निश्चित तौर पर उत्तराखंड आएंगे। लेकिन अगर अभी आप सोच रहे हैं तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें जो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने फ़िलहाल जो गाइडलाइन जारी की हैं टूरिस्ट के लिए कि क्या उन्हें करना है और क्या नहीं करना है। मास्क, सैनिटाइज़र, ये तो आप जानते ही हैं, लेकिन जो उत्तराखंड सरकार ने कंपलसरी कर दिया है जो कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट है उसको, और 14 मई से फिर जो हमारी चारधाम यात्रा है पूरे विश्व और देश के श्रद्धालु उसमें आते हैं वो भी शुरू हो रही है। उसको लेकर हो सकता है कि सरकार एक नई गाइडलाइन आने वाले समय में जारी करे और वो मुश्किल से 30 अप्रैल के आसपास होगी, यानी 1 मई से चारधाम यात्रा के लिए भी SOP जारी कर दी जाएगी। तो उस समय भी आपको फिर से हम बताएंगे कि चारधाम यात्रा के लिए सरकार की नई गाइडलाइन क्या है। उम्मीद है आपको जानकारी समझ में आई होगी, पूरी पता चल गई होगी। अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट में ज़रूर मुझे बताइएगा। जय नंदा, जय हिमाल।